हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो आइए आपको बताते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने परावर्तक तल पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो प्रकाश की यही क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे मैंने फिगर में दिखाया है कि m और m' कोई मिरर है, दर्पण है। जब कोई प्रकाश की किरण an इस पर आपतित किरण आती है तो यहाँ पर आपतन बिंदु पर टकरा के ये रिफ्लेक्स हो जाती है nc के रूप में। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु अभिलंब कार्य करता है जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। यहाँ पर जब लाइन अभिलंब से टकराकर वापस जाती है तो ये दो एंगल बनाती है। एक एंगल आपका I और एक एंगल R। I को परावर्तन कोण आपतन कोण कहते हैं और R को परावर्तित कोण परावर्तन कोण, क्योंकि परिवर्तित हो रहा है तो इसको हम परावर्तन कोण कहेंगे और इसको आपतन कोण कहेंगे। तो इस तरह से कोई भी रेखा आकर किसी परावर्तक तल पर टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, बात करते हैं दर्पण जो आया है। तो दर्पण क्या होता है? इंग्लिश में इसको मिरर कहते हैं। दर्पण यानी मिरर किसी चिकने पृष्ठ यानी कांच की प्लेट जैसे कर यदि एक साइड में उसमें पॉलिश कर दी जाए तो दोस्तों ये पॉलिश जो या तो पारे की जाती है या सिल्वर की जाती है और उसके बाद उस पर लौह ऑक्साइड का परत चढ़ा दी जाए तो रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देता है, तो उसी को हम दर्पण कहते हैं। ये दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है समतल दर्पण और दूसरा आपका गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल दर्पण आपने और हमने सभी ने अपने घरों में देखा होगा, जिसमें हम आईना भी कहते हैं, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, तो उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पृष्ठ जो होता है एकदम समतल होता है, इसलिए हम समतल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी बनता है, सीधा और आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। जितनी लंबी वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा होगा। गोली दर्पण की बात करते हैं। यदि कोई गोलीकार वस्तु हो और उसके किसी एक साइड पॉलिश कर दी जाए और परावर्तक तल बना दिया जाए जिसमें कोई वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे तो उसको हम गोली दर्पण कहेंगे। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो जान लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण, यदि हम गोली दर्पण को इस प्रकार काट दें कि उसके धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करे, तो ऐसे
दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण का परावर्तक तल जो होता है वो उभरा हुआ होता है और पॉलिश वाला तल धंसा हुआ होता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा और आभासी। तो याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, यदि हम गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं, उभरे हुए भाग पर, तो ये परावर्तक तल, उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं तो ये परावर्तक तल का कार्य करेगा, तो हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण में परावर्तक तल धंसा हुआ होता है और पॉलिश वाला तल उभरा हुआ होता है। तो दोस्तों, परावर्तक तल धंसा होने के कारण इसका प्रतिबिंब आभासी और उल्टा होता है। आभासी और उल्टा, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक होता है। तो आइए बात करते हैं अब दर्पण की फोकस दूरी की। फोकस दूरी, इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। फोकस दूरी की बात करें तो किसी भी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी वस्तु की दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अब आपको बताते हैं ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव, मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है, परावर्तक तल का जो मिडिल पॉइंट होता है, बीच का बिंदु, जिधर परावर्तक से हम कोई प्रतिबिंब देखते हैं तो उसके बीच का बिंदु वो हमारा ध्रुव कहलाता है। तो फिर से एक बार बता देते हैं कि किसी दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको हमेशा स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो f इक्वल टू कैपिटल R बटे 2। यहां पर कैपिटल R है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी फोकस दूरी की। तो याद रखिएगा दोस्तों, फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या दूनी होती है फोकस दूरी की। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की, रेखी आवर्धन। जिसे इंग्लिश में लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। रेखी आवर्धन या लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को हम मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को ही हम रेखी आवर्धन कहते हैं। इसको कैपिटल एम या स्मॉल एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं I बटे O इज इक्वल माइनस V अपान U। यहां पर O है वस्तु की दूरी
आई है प्रतिबिंब की दूरी, की लंबाई, और u है आपका वस्तु की दूरी। और v है आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो O हो गया आपकी वस्तु की लंबाई, O वस्तु की लंबाई, I प्रतिबिंब की लंबाई, U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी। तो याद रखिएगा। अब इसमें दो केस होते हैं कि कब हम V को नेगेटिव लेंगे और कब हम V को पॉजिटिव लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए दो केस हैं, याद रखिएगा केस। पहला केस आपके लिए है, या हम जिसे लर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जब प्रतिबिंब सीधा व आभासी हो। जब सीधा और आभासी होगा तो धनात्मक लेंगे V को। जब सीधा और आभासी होगा तो धनात्मक लेंगे V को। दूसरा केस, जब प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा तो ऋणात्मक लेंगे हम V को। ये बहुत ही कंफ्यूजन का पॉइंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि V को कब नेगेटिव लेना है, कब को पॉजिटिव लेना है। तो याद रखिएगा, जब सीधा व आभासी हो तो धनात्मक लेंगे हम V को, और उल्टा और वास्तविक हो तो V को हम ऋणात्मक लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।